हेलो गाइज, योवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था, लेकिन क्या आपको लगता है कि 1950 के समय जो नियम बनाए गए थे वही आज भी बिल्कुल वैसे ही चल सकते हैं? समय बदलता है, समाज बदलता है और उसके साथ साथ हमारी ज़रूरतें भी बदलती हैं। तो सवाल ये है कि अगर संविधान में किसी बदलाव की ज़रूरत पड़े तो क्या किया जाता है? क्या संविधान बदला जा सकता है? अगर बदला जा सकता है तो कौन बदलता है और कैसे बदलता है? आज आपके इन सभी सवालों के जवाब आज की ये क्लास संविधान संशोधन में मिलने वाला है। आज की क्लास में हम समझेंगे कि संविधान संशोधन क्या है, आर्टिकल 368 क्या कहता है और संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं और एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्लास को आप एंड तक बने रहिए, एंड तक देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हैं तो संविधान संशोधन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट क्लास, संविधान संशोधन। सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान संशोधन का मतलब क्या है। तो संविधान संशोधन का मतलब क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो संविधान संशोधन का मतलब है संविधान के किसी नियम को बदलना या कोई नया नियम जोड़ना या किसी पूरे पुराने नियम को हटाना। तो संविधान संशोधन का मतलब होता है या तो संविधान में किसी नए नियम को बदलना, कोई नया नियम बदलना, या कोई नया नियम जोड़ना या किसी पुराने नियम को हटाना ही क्या कहलाता है? संविधान संशोधन कहलाता है। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था। समय के साथ देश की परिस्थितियां बदलती रहती है, इसलिए संविधान में समय समय पर संशोधन करना पड़ता है। तो हमारा जो संविधान बना था वो बनकर जब लागू हुआ था तो 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। समय के साथ साथ देश की परिस्थितियां बदलती रहती है, इसलिए संविधान में भी समय समय पर संशोधन करना पड़ता है। तो संक्षेप में बात करें तो संविधान में सुधार या बदलाव करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोला जाता है? संविधान संशोधन कहते हैं। तो संविधान में सुधार या बदलाव करने की प्रक्रिया को ही संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान के किसी नियम को बदलना, कोई नया नियम जोड़ना या किसी पुराने नियम को हटाना ही क्या कहलाता है? संविधान संशोधन। अब बात करते हैं संविधान संशोधन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले बात करते हैं कि जो संविधान संशोधन की बात हमारे संविधान के किस भाग में की गई है। तो संविधान संशोधन से जो संबंधित प्रावधान है वो हमारे संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं? संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। और अगर आर्टिकल की बात की जाए तो संविधान संशोधन के जो प्रावधान है वो आर्टिकल 368 में दिए गए। अगर बात की जाए कि संविधान संशोधन किस भाग में है तो वो संविधान के भाग 20 में है। और अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 368 में। और अगर इनके स्रोत की बात की जाए कि संविधान संशोधन कहाँ से लिए गए हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिए गए। भारतीय संविधान में जो संशोधन के प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए। तो भारतीय संविधान में जो संसद के जो संविधान संशोधन के जो प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। ये तीनों बातें याद रखिए। किस भाग में है? भाग 20 में है। आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 368 में है। और बात की जाए कहाँ से लिए गए संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि संविधान संशोधन होते कितना प्रकार का है। तो जो संविधान का संशोधन होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण बहुमत से संशोधन, एक होता है विशेष बहुमत से संशोधन और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस राज्यों की मंजूरी। तो जो संविधान में संशोधन है वो 3 तरीके से होते हैं। एक साधारण बहुमत से संशोधन होता है, एक विशेष बहुमत से संशोधन होता है और एक विशेष बहुमत प्लस राज्यों की मंजूरी से होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम साधारण बहुमत से संशोधन। तो साधारण बहुमत से संशोधन कैसे होता है? तो एक साधारण संवैधानिक संशोधन वह संशोधन है जो संसद द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है। तो साधारण संवैधानिक संशोधन वह संशोधन है जो संसद द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है। संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें बदलाव के लिए आर्टिकल 368 की विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। संसद उन्हें सामान्य कानून की तरह विधेयक पारित करके संशोधित करती है, उन्हीं को ही साधारण बहुमत कहते हैं। तो साधारण बहुमत का मतलब है संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक का क्या होना चाहिए?
समर्थन होना चाहिए। तो साधारण बहुमत का मतलब हो गया संसद में जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनके अगर आधे से अधिक का किसी चीज पर समर्थन है किसी बिल पर, तो वो किससे पास होगा, साधारण बहुमत से पास होता है। तो वर्तमान में मतदाताओं का जो भी मतदाता करते मतदान करते हैं उनका 50% से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, वही क्या कहलाता है, साधारण बहुमत कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, किसी प्रकार की विशेष प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती, जिसका आर्टिकल 368 में जरूरत पड़ती है, साधारण बहुमत में ऐसा नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझिए, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए लोकसभा में आपको पता है वर्तमान में 545 सीटें, ठीक है। जिस दिन संसद में वो बिल पास किया उस दिन संसद में कितने लोग उपस्थित थे, 300 लोग उपस्थित थे। उसमें से 20 सदस्यों ने मतदान नहीं किया, शेष कितने बचे, 280 बचे। अब इस 280 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना आएगा, 140 आएगा। और यदि 140 का 1 करें +1 कितना, 141। तो यदि 141 वोट मिले तो वो बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इसी को ही साधारण बहुमत कहते हैं। मतलब इसमें उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत होना चाहिए। तो इसका क्या होता है, ये बिल्कुल सिंपल होता है। मान लीजिए मैंने आपको बताया लोकसभा में टोटल 545 सीटें होती हैं। संसद में उस टाइम मान लो उपस्थित सदस्य कितने हैं, 300 हैं। उसमें से 20 सदस्यों ने तो अपना मतदान दिया ही नहीं। टोटल कितने ने दिया, 280। 280 का आधा निकालेंगे तो 140 आएगा। और 140 + 1 मतलब अगर 141 वोट उस बिल पर मिल जाए, उसके फेवर में मिल जाए, तो वो बिल क्या हो जाता है, पास हो जाता है। और इसी को ही क्या बोलते हैं, साधारण बहुमत बोलते हैं। मतलब कि जो मतदान करने वाले सदस्य हैं उनके आधे से ज्यादा अगर किसी बिल पर अनुमति देते हैं तो वो बिल क्या माना जाता है, पास माना जाता है। और इसी को ही साधारण बहुमत कहते हैं। तो ये अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए जो अब मैं बताने जा रहा हूं। तो जो तकनीकी रूप से साधारण संशोधन को संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता, ये याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा है। जो अगर टेक्निकली रूप में बात की जाए तो जो साधारण संशोधन है उसको संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता, क्योंकि ये अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के माध्यम से नहीं होता है। तो जो साधारण संशोधन होता है उसको संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता टेक्निकली रूप से, क्योंकि यह आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के माध्यम से नहीं होता। इसलिए कई पुस्तकों में इसे अतिरिक्त संवैधानिक संशोधन भी कहा जाता है। तो याद रखिए, जो आर्टिकल 368 है उसके तहत इसमें विशेष प्रक्रिया नहीं होती साधारण संशोधन में, इसलिए इसको टेक्निकली रूप में संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता, क्योंकि ये आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के माध्यम से नहीं होता। इसलिए कई पुस्तकों में इसे अतिरिक्त संवैधानिक संशोधन भी कहा जाता है। तो जो साधारण संशोधन है इसको अतिरिक्त संवैधानिक संशोधन भी कहा जाता है। इसको संवैधानिक संशोधन टेक्निकली रूप में नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें आर्टिकल 368 के तहत जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। ये साधारण संशोधन होता है। इसमें जो मतदान करने वाले उनके आधे से ज्यादा की जरूरत होती है, जिसके फेवर में वोट देते हैं, तो अगर वो बिल क्या मान लिया जाता है, पास मान लिया जाता है। तो याद रखिए, जो साधारण संशोधन है उसको टेक्निकली रूप से संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता, क्योंकि ये अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के माध्यम से नहीं होता है। और इसीलिए कई पुस्तकों में इसे अतिरिक्त संवैधानिक संशोधन भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात कीजिए तो नए राज्यों का निर्माण या राज्यों की सीमा में परिवर्तन, जैसे आर्टिकल 2 और 3 के तहत। जब मैंने आर्टिकल 2 और 3 को आपको बताया था, तो जब मैंने बताया था इसको संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता, तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें वो होता है, तो साधारण संशोधन को क्या नहीं माना, संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है। इसके एग्जाम्पल हो गए, नए राज्यों का निर्माण या राज्यों की सीमा में जो परिवर्तन होता है वो साधारण संशोधन से होता है। जैसे 2014 में तेलंगाना राज्य का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। इसी तरह अगर किसी राज्य का नाम बदलते हैं तो उसके लिए भी साधारण संशोधन की जरूरत होती है, उसमें संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं होती, साधारण बहुमत से हो जाता है। जैसे उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा किया तो इसके लिए किससे हो गया, ये साधारण बहुमत से इस बिल पास हो जाता है। जैसे राज्य विधान परिषद का अगर आपको सृजन करना है या उसको समाप्त करना है, किसी राज्य में राज्य विधानसभा को बनाना है या उसमें समाप्त करना है, तो ये भी क्या होता है, साधारण संशोधन ही होता है।
जैसे आंध्र प्रदेश में क्या बनाई गई थी, विधान परिषद बनाई गई थी। हाँ, मैंने आपको बताया अभी इस टाइम में टोटल 6 विधान परिषद हैं। यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, ये 6 स्टेट है जिनमें आज क्या है, विधान परिषद है। तो किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करना या उसको समाप्त करना साधारण संशोधन माना जाता है, इसको संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता। ऐसे ही संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते और नागरिकता से संबंधित नियम, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये सारे जितने भी संशोधन किए जाते हैं ये किसके लिए, कौन से बहुमत की जरूरत पड़ती है, साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। और जो साधारण बहुमत होता है उसको संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता, क्योंकि इसके अंदर जो प्रक्रिया होती है वो आर्टिकल 368 के तहत जो प्रक्रिया होती है वो फॉलो नहीं की जाती। इसके लिए तो जिन्होंने मतदान किया है, अगर वो मतदान आधे से ज्यादा लोग किसी चीज के फेवर में करते हैं तो वो बिल क्या मान लिया जाता है, पास मान लिया जाता है। तो साधारण बहुमत से कानून बनने की प्रक्रिया क्या होती है, बिल संसद में पेश किया जाता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं भी पेश कर सकते हैं। दोनों सदनों पर बिल में चर्चा होती है और बिल को फिर साधारण बहुमत से पास होता है। साधारण बहुमत का मैंने एग्जाम्पल दे दिया। मान लीजिए लोकसभा में 545 सीट है, उस दिन 300 ने वोट दिया और 300 में से 300 का आधा मतलब 151 ने अगर फेवर में वोट दे दिया तो बिल क्या हो गया, पास। ऐसे मान लीजिए वो राज्यसभा में गया, राज्यसभा में टोटल सीटें 250 है और उस दिन 200 लोगों ने वोट दिए, मतदान किया, 200 का आधा मतलब 100, तो 100 + 1 मतलब 101 ने अगर बिल के फेवर में दिया है वोट तो वो बिल क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो दोनों सदनों में बिल पर चर्चा होती है और साधारण बहुमत से पास होता है और राष्ट्रपति अपनी जब सहमति देते हैं तो वो बिल क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो साधारण बहुमत को याद रखिए, ये संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता, इसको अतिरिक्त संवैधानिक संशोधन कहते हैं। टेक्निकली रूप से कई किताबों में इसको अतिरिक्त संवैधानिक संशोधन कहा जाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं विशेष बहुमत से संशोधन। तो जब संविधान में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो केवल साधारण बहुमत काफी नहीं होता, इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो जब संविधान में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो केवल साधारण बहुमत काफी नहीं होता, इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और विशेष बहुमत का मतलब है 2 शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। विशेष बहुमत में जो ये 2 शर्तें हैं वो एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त तो है कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। और दूसरा है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कुल सदस्यों के बहुमत से मतलब क्या है, कि सदन के कुल सदस्यों में से 50% से अधिक का क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। तो जब विशेष बहुमत से अगर किसी चीज में आपको संशोधन करना होता है तो उसके लिए दो चीजें पूरी होनी चाहिए, 2 शर्तें। एक तो कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए और एक उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। अब कुल सदस्यों का बहुमत का मतलब अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझें तो जैसे मान लीजिए कुल सदस्य कितने हैं, लोकसभा में 545 है, तो 545 का आधा कितना हो गया, 272.5, मतलब इसको अगर आप राउंड फिगर में लेंगे तो 273। तो 273 लोग उसके फेवर में क्या देने चाहिए, वोट देने चाहिए। पहली शर्त तो ये होनी चाहिए। और दूसरी शर्त है उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। अब उपस्थित का मतलब मान लीजिए जिस दिन उस पर मतदान हो रहा है तो उस दिन कितने सदस्य थे, 450 लोग थे, तो 450 लोगों का अगर 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 300। तो मतलब कम से कम 300 वोट उसके फेवर में मिलने चाहिए। तो अब ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। अब ये दोनों शर्तें पूरी होने से मतलब अब आपको सोचेगा सर दोनों शर्तों की क्या जरूरत है, जब यहाँ 300 लोगों ने फेवर में वोट दे दिया तो वो तो पास हो जाना चाहिए। देखिए इसको टेक्निकली रूप से आपको मैं समझाता हूँ। अब मान लीजिए इस शर्त को अगर नहीं माना जाए तो मान लीजिए किसी दिन विधानसभा में 60 लोग बैठे हुए हैं लोकसभा में, और 60 का 2/3 कितना हो गया, 40। तो 40 लोग ने अगर उसके फेवर में वोट दे दिया तो क्या उसको पास मान लेंगे, नहीं भैया। विशेष बहुमत के लिए 2/3 जरूरत नहीं है, जो मतदान करने वाले का 2/3, जबकि जो टोटल सीटें हैं उनका आधे से ज्यादा लोग भी उसका क्या करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। तो टोटल सीटें कितनी हैं, 545 है, तो 545 का आधे से ज्यादा कितना आता है, 273। तो 273 उसके फेवर में होने चाहिए। और फिर उसके बाद जब मतदान हो रहा है तो अब मान लीजिए अब मतदान में कोई जरूरी नहीं है कि भाई 545 के 545 लोग वोट देंगे, हो सकता है ना भी दे, इसमें से कुछ बीमार भी हो,
तो हो सकता है उस दिन 400 लोगों ने वोट दिया। अब 450 लोग अगर वोट दे रहे हैं तो उसका 2/3 मतलब 300 लोग उसके बिल के फेवर में वोट देने चाहिए। तो ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं, उसी को क्या बोला जाता है, विशेष बहुमत से संशोधन। तो जब संविधान में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो केवल साधारण बहुमत ही काफी नहीं होता, कि साधारण बहुमत का मतलब जितने लोगों ने वोट दिया उसके आधे से ज्यादा लोग अगर किसी बिल के फेवर में वोट दे दिया तो वो पास हो गया, ऐसा नहीं होता। विशेष बहुमत में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत का मतलब है 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, मतलब जितनी सीटें उनके आधे से ज्यादा लोग उसको फेवर करें, बहुमत करें। तो कुल सीटें 545 हैं, तो 545 का आधे से ज्यादा कितना हो गया, 273। तो 273 उसके फेवर में वोट दें बिल के में। और उसके साथ साथ ही जब मतदान हो रहा है तो मतदान मान लीजिए 4.5 से लोगों ने किया, तो उसका 2/3 भी उस बिल के फेवर में क्या मिलना चाहिए, वोट मिलना चाहिए। तो 450 का 2/3 कितना हो गया, 300। तो इसलिए अब अगर ये दोनों शर्तें पूरी होने पर बिल है वो विशेष बहुमत से क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। तो ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। अब ये दोनों शर्तें इसीलिए रखी है, मान लीजिए अब आप कहोगे सर इस शर्त को मानने की क्या जरूरत है, जब यहाँ तो 300 लोगों ने उसके वोट फेवर में दे दिया, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। इसका मतलब जब है जब मान लीजिए संसद में बहुत कम लोग उपस्थित हैं। अभी तो मैंने आपको 450 लोग बता दिए संसद में। अब मान लीजिए किसी दिन संसद में 60 ही लोग हों, और 60 का अगर 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 ही आएगा। तो मतलब 40 से ही आप पास कर दोगे, नहीं, आपको इधर से 273 का भी समर्थन चाहिए, और उसके बाद में जो वोट दे रहे हैं उनका 2/3 चाहिए। इसीलिए ये 2 शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, और दूसरी शर्त है उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी करते हैं तो वो बिल विशेष बहुमत से पास माना जाता है। तो विशेष बहुमत से संवैधानिक संशोधन, तो संविधान में जो अधिकांश संशोधन होते हैं वो विशेष बहुमत द्वारा ही किए जाते हैं। कौन कौन से विषय विशेष बहुमत से संशोधित होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए तो अगर हमें मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना है, या केंद्र राज्य सरकार की शक्तियों में परिवर्तन करना है, या चुनाव संबंधी कोई प्रावधान है, या संसद और राष्ट्रपति से संबंधित कोई प्रावधान है, तो उसमें संशोधन करना है तो वो किससे होता है, विशेष बहुमत से। अगर इसके एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए तो 44वां जो संविधान संशोधन 1976 हुआ था वो विशेष बहुमत से हुआ था। ऐसे ही 44वां संविधान संशोधन 1978 किससे हुआ था, विशेष बहुमत से हुआ था। तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, ये दोनों संशोधन विशेष बहुमत से पारित किए गए थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये 2 ही संशोधन, संविधान में बहुत सारे ऐसे संशोधन हुए हैं जो सारे किससे हुए हैं, अधिकतर जितने भी संविधान में संशोधन हुए हैं वो सारे के सारे किससे हुए हैं, विशेष बहुमत से हुए। चाहे 61वां संविधान संशोधन मान लीजिए, या कोई सा भी संविधान संशोधन, या प्रथम संविधान संशोधन, ये सारे के सारे संविधान संशोधन किससे हुए हैं, विशेष बहुमत से हुए। तो विशेष बहुमत से संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, संशोधन विधेयक संसद में पेश होता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में पेश किया जाता है। विधेयक पर दोनों सदनों में चर्चा होती है, और विधेयक दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होता है। और विशेष बहुमत का मैंने आपको बता दिया कि कुल सीटें जितनी है, मान लीजिए लोकसभा की 545 है, तो उनके आधे से एक ज्यादा उसको समर्थन करना चाहिए। और उसके साथ साथ ही जब कोई मतदान कर रहे हैं तो मतदान का कितना चाहिए, 2/3 चाहिए। तो विशेष बहुमत से पारित होता है, और उसके बाद राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं और संविधान संशोधन का हिस्सा बन जाता है। और जो संशोधन होता है वो किसका हिस्सा बन जाता है, संविधान का हिस्सा बन जाता है। ये विशेष बहुमत द्वारा संवैधानिक संशोधन की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुमोदन द्वारा संशोधन। तो कुछ ऐसे संशोधन होते हैं संविधान में जिसमें विशेष बहुमत की जो जरूरत होती है, और साथ ही साथ उसमें राज्यों की भी क्या जरूरत होती है, अनुमोदन, मतलब उनकी भी उसमें क्या चाहिए, हाँ चाहिए, कि राज्य भी उसमें क्या करे, अपना हाँ करे, उस संशोधन के लिए अपना यस करें। तो विशेष बहुमत से संशोधन प्लस राज्यों का उसमें क्या होना चाहिए, अनुमोदन भी होना चाहिए। तो कुछ ऐसे संशोधन होते हैं जिसमें विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, और साथ ही साथ राज्यों की भी उसमें जरूरत पड़ती है। तो इसका मुख्य प्रावधान, संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र और राज्यों दोनों से संबंधित है। तो संविधान कहता है कि ऐसे मामलों में केवल संसद का अनुमोदन पर्याप्त नहीं है, ये संशोधन 2 चरणों की मांग करते हैं। किसकी मांग करते हैं,
दो चरण इसकी मांग करते हैं। पहले चरण में संशोधन विधेयक संसद में विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाता है और उसके बाद कम से कम आधे विधानमंडल से क्या होना चाहिए, अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। आधे विधानमंडल है वो भी उसको क्या करने चाहिए, यस करने चाहिए। तो जो कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिसे विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के अनुमोदन की भी जरूरत पड़ती है, तो वो विशेष बहुमत प्लस राज्यों के अनुमोदन द्वारा संशोधन होते हैं। तो इसके दो चरण होते हैं। पहले चरण में तो जो संशोधन विधेयक है वो संसद में विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाता है और इसके बाद कम से कम आधे राज्य विधानमंडल से उसकी क्या क्या जरूरत पड़ती है, स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। अब जैसे अगर इसको चुना चाहे तो इसके दो चरणों में जो पहला चरण है उसमें आपको संसद की इसके लिए मंजूरी चाहिए। तो सबसे पहले संशोधन बिल संसद में पेश होता है, लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होती है, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से बिल पास होता है। और विशेष बहुमत का अर्थ हो गया कुल सदस्यों का भी उसमें बहुमत चाहिए। जितनी टोटल सीटें हैं लोकसभा की, मान लीजिए 545 है, तो उसका बहुमत चाहिए, मतलब वो आधे से एक ज्यादा होना चाहिए। और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। एक चरण तो ये होना चाहिए। और दूसरा चरण है राज्यों की स्वीकृति। अब मान लीजिए संसद से पास होने के बाद बिल राज्यों की विधानसभा में भेजा जाता है। भारत में 28 राज्य हैं, तो कम से कम आधे राज्यों की क्या चाहिए, मंजूरी जरूरी होती है। 28 का आधा कितना हो गया, 14। तो इसलिए कम से कम 14 राज्यों की विधानसभा की क्या चाहिए, इसको मंजूरी चाहिए होती है। तो कुल संशोधन ऐसे होते हैं जिसमें विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की मंजूरी की भी आवश्यकता होती है। तो विशेष बहुमत में तो संसद से दोनों सदनों से पास होना चाहिए और वो विशेष बहुमत से होना चाहिए, मतलब कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए और उपस्थित और मतदान करने वालों का भी 2/3 बहुमत होना चाहिए। और उसके बाद सेकंड चरण में राज्यों की स्वीकृति। तो जितने टोटल राज्य हैं उनके आधे राज्य उस पर क्या देने चाहिए, अपनी मंजूरी देने चाहिए। तो टोटल राज्य 28 राज्य हैं, अगर इसका आधा किया जाए तो 14, तो 14 राज्य की क्या मिलनी चाहिए, विधानसभा की इसे मंजूरी मिलनी चाहिए। उसके बाद में अगर राष्ट्रपति इसको मंजूरी दे देता है तो ये क्या बन जाता है, बिल बन जाता है। तो जब संसद से पास हो जाए और आधे राज्यों की उसको मंजूरी मिल जाए, दोनों हो जाए, दोनों शर्तें पूरी हो जाए, तो तब बिल राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वह संविधान संशोधन बन जाता है। तो विशेष बहुमत प्लस राज्यों की मंजूरी के जो संविधान संशोधन होते हैं वो दो चरणों में होते हैं। एक में तो उसके लिए संसद से मंजूरी की आवश्यकता होती है, जो विशेष बहुमत से बिल को पास करना होता है दोनों सदनों से, और साथ ही साथ उसमें आधे से अधिक राज्यों की क्या चाहिए होती है, आधे राज्यों की स्वीकृति या मंजूरी चाहिए होती है। तो विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति का एग्जाम्पल के रूप में समझ जाए तो मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव की संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को बदला जाना है, तो यह विषय केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित है, इसलिए राज्य की भी मंजूरी जरूरत होती है। तो संशोधन विधेयक संसद में पेश किया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा विशेष बहुमत से विधेयक पारित होगा। अब ये विशेष बहुमत क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया, अच्छे से आप समझ लीजिए, अगर नहीं समझा है तो दोबारा देख लीजिए। तो विशेष बहुमत से पास होगा, फिर विधेयक को राज्य विधानसभा में भेजा जाएगा। कम से कम 14 राज्य, क्योंकि आधे राज्यों की मंजूरी आवश्यक है, तो टोटल राज्य 28 हैं, तो 14 राज्य इसे अपनी मंजूरी देंगे और उसके बाद राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेगा और ये संशोधन फिर उसके बाद में संविधान का क्या बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। तो विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति वाले कुछ विषय हैं। तो संविधान के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर संशोधन के लिए संसद में विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव की विषय है, अगर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्तियों से रिलेटेड कोई विषय है, या केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से रिलेटेड कोई विषय है, या 7वीं अनुसूची से रिलेटेड कोई विषय है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आती है, या संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से रिलेटेड कुछ संशोधन करना है अगर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से रिलेटेड कोई संशोधन करना है तो उसमें विशेष बहुमत के साथ साथ किसकी जरूरत पड़ती है, राज्यों की स्वीकृति। तो ये सारे के सारे संशोधन है, अगर इनमें कुछ भी संशोधन करना है इन विषयों के अंदर तो आपको विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की स्वीकृति की भी जरूरत पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं कि ये तीनों संशोधन को एक बार टेबल के रूप में समझ लेते हैं। हमने तीनों के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा, अब इसको एक टेबल के रूप में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो संशोधन कितने प्रकार का होता है। एक साधारण बहुमत से संशोधन होता है, एक विशेष बहुमत से संशोधन होता है और एक तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति। तो सबसे पहले बात करते हैं साधारण बहुमत की।
तो ये संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ही पास किया जाता है। और विशेष बहुमत से संशोधन ये भी सदन दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। लेकिन जो विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति के द्वारा जो संशोधन होता है वो संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से भी तो पास होना चाहिए, साथ ही साथ जो राज्य हैं आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी उसको क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। अब बात करें बहुमत का प्रकार, तो साधारण बहुमत से संशोधन होता है, उसमें साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। मतलब जो मतदान कर रहे हैं लोग, उनके आधे से एक ज्यादा लोग अगर फेवर में करते हैं तो वो साधारण बहुमत से पास हो जाता है। और जबकि विशेष बहुमत के लिए कुल सदस्य जितने हैं उनका बहुमत चाहिए और साथ ही साथ उपस्थित और मतदान का 2/3 चाहिए। जबकि विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति जब कोई संशोधन होता है तो उसके लिए संसद में विशेष बहुमत से पास होना है और साथ ही साथ राज्यों में साधारण बहुमत से। तो संसद में तो विशेष बहुमत से होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब जितनी, इसमें 2 शर्तें होती हैं। टोटल जितनी सीट है, मान लीजिए लोकसभा की 545 है, उसका आधा करेंगे तो लगभग 273 आएगा, तो 273 लोग उसमें हाँ भरने चाहिए। और साथ ही साथ जब वोटिंग हो रही है, अगर मान लीजिए वोटिंग के टाइम पे 4.5 से लोगों ने वोट दिया तो उसका 2/3 मतलब 300 लोग उसके फेवर में देने चाहिए, तो वो बिल क्या हो जाता है, पास हो जाता है। लेकिन विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति में तो संसद से तो विशेष बहुमत चाहिए चाहिए, साथ ही साथ राज्यों से भी क्या चाहिए होता है, साधारण बहुमत। अब साधारण बहुमत का मतलब होता है जितने लोग उपस्थित हैं, जिन्होंने मतदान किया उनका आधे से ज्यादा। तो अब बात करें साधारण बहुमत में राज्यों की मंजूरी की कोई जरूरत नहीं होती, ना ही विशेष बहुमत के संशोधन में जरूरत होती है। लेकिन विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति से अगर कोई संशोधन होता है तो उसमें राज्यों की मंजूरी जरूरत होती है, और कम से कम आधे राज्यों की, कम से कम आधे राज्य उसको क्या दे, मंजूरी दे। तो अगर एग्जाम्पल की बात की साधारण बहुमत की, तो नए राज्य बनाना या राज्यों की सीमा को बदलना। विशेष बहुमत से संशोधन की बात की जाए तो मौलिक अधिकार, संसद की शक्तियों में अगर कुछ चेंज करना है तो वो विशेष बहुमत से होगा। और विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति से अगर संशोधन की बात की जाए तो वो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, वो इसी प्रक्रिया से होगा। और संघ राज्य के संबंध, अगर जो अनुसूचियां हैं अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो किससे होगा, विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति से होगा। तो अभी तक हमने संविधान संशोधन के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। तो ये अनुच्छेद किस में दी गई है, आर्टिकल 368 में। नेक्स्ट, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आप संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, आप लोकसभा में भी कर सकते हो या राज्यसभा में भी कर सकते हो। नेक्स्ट, संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। तो संविधान संशोधन विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती है। भारतीय संविधान को किस प्रकार का संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें संशोधन संभव है। तो भारतीय संविधान को कठोर और लचीला दोनों प्रकार का कहा जाता है। नेक्स्ट, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वीटो लगा सकता है या वापस भेज सकता है या स्वीकृति देना अनिवार्य या अस्वीकार कर सकता है। तो संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देना क्या होता है, अनिवार्य होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 में किया गया था। इसके द्वारा क्या जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट, संविधान संशोधन का भाग संशोधन से संबंधित है। तो संविधान संशोधन का कौन सा भाग संशोधन से संबंधित है। तो संविधान का वो कौन सा भाग है, तो वो भाग 20 है। तो भाग 20 में आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया दी गई है। मौलिक अधिकारों में संशोधन किस बहुमत से होता है। तो मौलिक अधिकारों में जो संशोधन होता है वो विशेष बहुमत से होता है। संविधान संशोधन की न्यूनतम राज्यों की स्वीकृति कितनी होती है। तो जब कोई ऐसा संशोधन जिसमें राज्यों की स्वीकृति चाहिए तो कितनी चाहिए, लगभग आधा चाहिए, आधा या उससे अधिक, कम से कम आधे सदस्य उसको क्या देने चाहिए, बिल को मंजूरी देने चाहिए।
संविधान संशोधन का प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो केवल मंत्री या केवल प्रधानमंत्री या कोई भी सांसद या केवल राष्ट्रपति? तो संविधान संशोधन का प्रस्ताव कोई भी सांसद ला सकता है। तो संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अब तक कितने से अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो भारतीय संविधान में अब तक लगभग 100 से अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं। किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? तो 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया, जबकि 74वें संविधान संशोधन ने नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया। ये याद रखिए, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार है वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मतदाता की आयु 21 से 28 वर्ष किस संशोधन से की गई थी? तो मतदाता की जो आयु है 21 से 28 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, मिनी संविधान किस संशोधन को कहते हैं? तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था उसको मिनी संविधान कहते हैं। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए थे? तो ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़े गए थे। संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा किसके द्वारा की जा सकती है? तो जो संविधान संशोधन है अगर उसकी न्यायिक समीक्षा की जाए कि ये संविधान में जो संशोधन किया है वो सही है या गलत है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा सकती है। संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य है संविधान को स्थिर रखना या सरकार बदलना या चुनाव कराना नहीं। तो संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य है बदलती परिस्थितियों के अनुसार क्या करना? सुधार करना। समय के साथ देश की जरूरत के अनुसार संविधान में संशोधन किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।